हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश। इससे पहले हम पिछले वाले वीडियो का रिवीजन करते हैं। तो हर्यक वंश से पहले मगध पर किसका शासन था? तो मगध पर शासन था बृहद्रथ वंश का। बृहद्रथ वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक हुआ था वो कौन था? तो बृहद्रथ ही था। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ ही था और बृहद्रथ का बेटा हुआ था जरासंध, जो कि एक बहुत ही प्रतापी राजा था, जिसकी हत्या श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने मल्ल युद्ध में कर दिया था। और उसके बाद कई शासक बने और इसका लास्ट शासक था बृहद्रथ वंश का। जो अंतिम शासक हुआ था वो हुआ था रिपुंजय, जिसकी हत्या रिपुंजय की हत्या कर दिया था कौन? उसके ही सामंत यानी बिंबिसार के पिता ने कर दिया था। और उसके बाद बिंबिसार को मात्र 15 वर्ष की आयु में ही राजा बना दिया था। ये तो हम पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके थे। तो यहाँ पर बृहद्रथ वंश के बाद आगे स्टार्ट होगा मेरा हर्यक वंश, जो कि मगध पर शासन करेगा। हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाला ऐसा पहला वंश माना जाता है जिसको ऐतिहासिक मान्यता दिया गया है। अदरवाइज बृहद्रथ वंश को ऐतिहासिक मान्यता नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक हुआ बिंबिसार, जो कि 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक मगध पे शासन किया था। और इनके पिता का नाम बिंबिसार के पिता का नाम कई जगह पे कई देखने को मिलता है, जो कि बिंबिसार के पिता का नाम बौद्ध ग्रंथ के दीपवंश, जो कि सिंहली बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। दीपवंश को सिंहली बौद्ध ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि ये जो दीपवंश बौद्ध ग्रंथ है वो कहां से मिला है? तो श्रीलंका से मिला है, इसीलिए दीपवंश को सिंहली बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। इसमें बिंबिसार के पिता का नाम कहा गया है बोधिस कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है? तो बोधिस कहा गया है। और मत्स्य पुराण में बिंबिसार के पिता का नाम क्षेत्रोजस कहा गया है। क्षेत्रोजस यानी मत्स्य पुराण में बिंबिसार के पिता का नाम क्षेत्रोजस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है जो दीपवंश के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम क्या होगा? तो बोधिस होगा, जो कि श्रीलंका के सिंहली ग्रंथ से प्राप्त देखने को मिलता है। वही मत्स्य पुराण में इनके पिता का नाम क्या मिलता है? क्षेत्रोजस मिलता है। तो आपसे अगर सीधे इनके पिता का नाम पूछा जाए, जो बिंबिसार के पिता का नाम क्या था, तो या तो क्षेत्रोजस होगा या बोधिस होगा। लेकिन अगर ग्रंथ के अनुसार पूछा जाए, दीपवंश के अनुसार, तो बोधिस, और मत्स्य पुराण के अनुसार पूछा जाए तो क्षेत्रोजस होगा। ठीक है, वहीं पे बिंबिसार के कई नामों से जाना जाता है। बिंबिसार को कई नामों से जाना जाता था। अन्य नाम दिखिएगा, अन्य नाम बिंबिसार के अन्य नाम श्रोणिक था। सिंहसेन, देखिए सिंहसेन इनको जैन ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है। जैन ग्रंथ के अनुसार इन्हें सिंहसेन कहा जाता है, लेकिन श्रोणिक इन्हें बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसे श्रोणिक कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि मात्र ये 15 वर्ष के उम्र में राजा बना था। यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार मात्र 15 वर्ष की आयु में ही राजा बन गया था। बिंबिसार
बिंबिसार 80,000 गांवों का अधिपति था। यानी इसके अधीन 80,000 गांव थे और गांव के समूह को आपन कहा जाता था। उस समय गांव के समूह को क्या कहा जाता था? तो आपन कहा जाता था। ठीक है, तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जिनके पिता का नाम दीप वंश के अनुसार बोधिस था और मत्स्य पुराण के अनुसार उनके पिता का नाम क्षेत्रोजस था। अन्य नाम उनको श्रोणिक या सीसेन भी कहा गया है। 15 वर्ष की उम्र में राजा बनता है, ये जानकारी हमें मिलती है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि बिंबिसार मात्र 15 वर्ष की आयु में ही राजा बना था। ठीक है, और उसके बाद इसके क्षेत्र विस्तार के बारे में देखते हैं। बिंबिसार एक ऐसा शासक हुआ हर्यक वंश का जो कि क्षेत्र विस्तार पर काफी ध्यान दिया था, जो कि कई तरह से क्षेत्र विस्तार, युद्ध के नीति से, मित्रता की नीति से और विवाह नीति से भी अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। तो आगे हम देखते हैं और इनके राजधानी, हर्यक वंश की राजधानी राजगृह या इसी को कहा जाता था गिरिब्रज। राजगृह या गिरिब्रज, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा था। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा था, जिस कारण से इस पर आक्रमण करना उतना आसान नहीं था, जिसलिए राजगृह को हर्यक वंश में बिंबिसार ने राजधानी बनाया था। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं बिंबिसार के क्षेत्र विस्तार की नीति क्या था और ये इसके आसपास में कितने महाजनपद थे जिसको इसने जीत लिया था। सबसे पहले हम इंडियन मैप देखते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बना है, फिर भी पढ़ने के लिए यहाँ देखते हैं। ऊपर वाला थोड़ा शॉर्ट हो गया। यहाँ पे बिहार का जगह गंगा के दक्षिणी क्षेत्र पर पड़ता था कौन? तो मगध महाजनपद। यहाँ पर हर्यक वंश का शासक था और यहाँ का राजा था कौन था? तो बिंबिसार था। इसके पूर्व में पड़ता है अंग महाजनपद और उसके बाद इसके ऊपर पड़ता है वज्जी महाजनपद। उसके बाद यूपी के तराई क्षेत्र में पड़ता था कोशल महाजनपद और यहाँ पे मगध के पश्चिम में पड़ता था काशी महाजनपद और इसके जस्ट नीचे काशी महाजनपद के नीचे यानी एमपी वाले क्षेत्र में पड़ता था अवंती महाजनपद और इधर पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता था मल्ल महाजनपद। ठीक है, तो इस महाजनपद से रिलेटेड जो कि हर्यक वंश के समय इसके बारे में पढ़ना है, तो हम केवल वही महाजनपद को यहाँ देखेंगे जो कि हर्यक वंश से कोरिलेट करता हो। अगर पूरा आप जनपद का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पर हम महाजनपद पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अवंती महाजनपद मगध महाजनपद के समय, जो कि मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसके बाद अवंती महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो मगध महाजनपद को अवंती महाजनपद पर कभी आक्रमण नहीं किया था क्योंकि ये खुद ही एक शक्तिशाली महाजनपद था
और यहाँ पे जो काशी महाजनपद था और कौशल महाजनपद और वज्जी संघ में कहा जाता है कि इसमें आठ संघ थे, यानी टोटल इसके 8 शाखा मिलाकर के एक वज्जी महाजनपद था, जो कि यहाँ पर एक लोकतंत्र था। ठीक है, तो अवंती महाजनपद को जीतना उतना आसान नहीं था, इसीलिए सबसे पहले बिंबिसार, मगध का वंश का संस्थापक बिंबिसार किस पे आक्रमण करता है, तो अंग महाजनपद पे आक्रमण करता है और अंग महाजनपद के राजा को हरा करके और वहां का शासक अपने पुत्र अजातशत्रु को बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्षेत्र विस्तार के लिए अजातशत्रु ने कौन कौन नीति अपनाया था। ठीक है, तो लिखिएगा क्षेत्र विस्तार की नीति कितने थे, तो 3 थे। उसमें पहला हुआ था युद्ध नीति, दूसरा हुआ विवाह नीति और तीसरा हुआ था मित्रता नीति। ठीक है, तो इस तीनों का प्रयोग करके बिंबिसार अपने क्षेत्र का काफी विस्तार किया था। ठीक है, इसमें इसने पहली बार क्या किया था, बिंबिसार जो था पहली बार किस पे आक्रमण किया था, तो अंग महाजनपद पे आक्रमण किया था। ठीक है, अंग महाजनपद पे आक्रमण किया। लिखिएगा बिंबिसार ने अंग महाजनपद पर आक्रमण किया और वहां के राजा बिंबिसार ने अंग महाजनपद पे आक्रमण किया और वहां के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो बिंबिसार कब ब्रह्मदत्त जो कि अंग महाजनपद का राजा हुआ करता था उसको हरा करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया और अंग महाजनपद जो था, अंग महाजनपद का शासक किसको बना दिया, अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना देता है। ठीक है, और उसके बाद बिंबिसार किस पे आक्रमण करता है, वज्जी पे आक्रमण करता है। वज्जी यानी वैशाली वाले क्षेत्र पे आक्रमण करता है, जहां पर उसकी हार होती है और वहां के उसके बाद क्या करता है, वज्जी के एक राजकुमारी से वो शादी कर लेता है और वहां से वज्जी संघ से ये मित्रता कर लेता है। ठीक है, तो बिंबिसार ने टोटल 3 शादी किया था। ठीक है, 3 शादी किया था। एक कहाँ से किया था, तो महाकोसला से किया था, दूसरा चेलना से किया था और तीसरा शादी क्षेमा से किया था। तो शादी के आधार पर भी अपने एक क्षेत्र का विस्तार किया था। तो देखते हैं यहाँ पर हम किए हैं कौन कौन शादी किया था और किससे किया था और वह उसके कारण इसके क्षेत्र में क्या विस्तार हुआ था। ठीक है, तो विवाह नीति देखते हैं बिंबिसार के विवाह नीति। देखिएगा बिंबिसार ने 3 शादियां किया था। ठीक है, उसमें पहला लिखिएगा, पहली पत्नी का नाम महाकोसला जो कि महाकोसला कौशल राजा की पुत्री थी और
कोसल लिखिएगा, कोसल राज्य की महारानी, कोसल राज्य की राजकुमारी, सॉरी, कोसल राज्य की राजकुमारी। इसके भाई का नाम था प्रसेनजीत। ठीक है, महाकोसला के भाई का नाम था प्रसेनजीत, और इसी महाकोसला से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था अजातशत्रु। महाकोसला से ही एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या था, तो अजातशत्रु। और यही अजातशत्रु आगे चल करके प्रसेनजीत की पुत्री से शादी करेगा और अपने पिता बिंबिसार और अपनी माता महाकोसला को कैद करवा के मरवा देता है और वहां का राजा बनता है। कहां का, तो मगध महाजनपद का ये शासक बनता है, जो कि हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसने दूसरी शादी किया था। सॉरी, यहाँ पर एक चीज और देखेंगे। और महाकोसला से जब शादी किया था तो महाकोसला कहा कि कोसल गणराज्य की राजकुमारी थी, तो कोसल से इसको बिंबिसार को काशी वाले क्षेत्र, यूपी में जो काशी वाले क्षेत्र थे, काशी महाजनपद के कोई क्षेत्र, इनको दहेज स्वरूप मिलता है, जो कि वहां से 1 लाख का राजस्व प्राप्त होता है। वो वाले क्षेत्र महाकोसला से शादी करने पर बिंबिसार को दहेज स्वरूप मिलता है, जो कि अजातशत्रु जब महाकोसला और बिंबिसार की हत्या करता है तो यही काशी वाले क्षेत्र अजातशत्रु से छीन लिया जाता है, जिस कारण से अजातशत्रु और प्रसेनजीत में युद्ध होता है। इस युद्ध में अजातशत्रु पहली बार हार जाता है और दूसरी बार जीत जाता है और उसकी पुत्री से शादी कर लेता है, और फिर से इसे ये काशी वाला क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने दूसरी शादी किया था चेलेना से किया था, जो कि चेतक की पुत्री थी। चेतक की पुत्री जो कि किससे थे, वज्जी यानी वैशाली वाले क्षेत्र से बिलोंग करते थे। और यही चेतक का भांजा हुआ कौन, महावीर। तो यहाँ पे आप रिलेशन कोरिलेट कर लेंगे। देखिए, चेलेना की शादी किससे हुआ था, तो बिंबिसार से हुआ था, जो कि चेतक की पुत्री थी। और इस चेतक का महावीर का मामा कौन था, तो चेतक था। ठीक है, जिस कारण से इसे वज्जी वाले क्षेत्र से भी इनकी मित्रता हो जाती है और यहाँ पर भी मगध का प्रभाव देखा जाने लगता है। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा शादी किया था, सॉरी, इससे 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक का नाम था हल और दूसरे का नाम था बेहल। ठीक है, तो चेलेना से 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी, एक का नाम था हल और दूसरे का नाम था बेहल। ठीक है, लेकिन एक और पुत्र की इस बारे में कहा जाता है, जो कि इनके एक और पुत्र हुए थे। एक और पुत्र हुआ था किसका, बिंबिसार का, जिसका नाम रखा गया था अभय, जो कि वैशाली की एक नर्तकी यानी वेश्या थी, अम्रपाली। उससे नाजायज पुत्र की प्राप्ति हुई थी, किससे, तो अभय, जिसका नाम अभय था। और यही अभय आगे चल करके जीवक नामक राजवैद्य का पालन पोषण करता है, जो कि जीवक भी एक अनाथ ही था। ठीक है, जीवक एक अनाथ था, जो कि मगध महाजनपद में एक बहुत ही बड़ा क्या था, तो ये इनके एक तरह से डॉक्टर की तरह कह सकते हैं, यानी राजवैद्य थे, जीवक राजवैद्य था। ठीक है, तो अभय नामक जो पुत्र था, जो कि आम्रपाली से प्राप्त हुआ है, इसकी जानकारी हमें विनय पिटक से प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि 7 दिन तक आम्रपाली के पास कौन रहा था, तो बिंबिसार रहा था। ठीक है, जिससे उनके एक पुत्र का प्राप्ति हुआ था, जिसका नाम अभय था। ठीक,
और इसकी तीसरी शादी हुआ था, तीसरी शादी लिखिएगा, तीसरी शादी हुआ था मल्ल महाजनपद की राजकुमारी क्षेमा से। क्षेमा से, इनके पिता का नाम था, क्षेमा के पिता, छोड़िए लिखेंगे पहले मल्ल महाजनपद, ठीक है। इनके पिता का नाम था, यानी मल्ल महाजनपद का राजा कौन था उस समय? तो उस समय मल्ल महाजनपद का राजा हुआ करता था पुष्कर शरीन, यानी मल्ल महाजनपद का उस समय राजा हुआ था पुष्कर शरीन। तो इसका विवाह हुआ था कहाँ? मल्ल महाजनपद की राजकुमारी क्षेमा से, जो कि पुष्कर शरीन के पुत्री थी, जिस कारण से इसकी मित्रता यानी बिंबिसार की मित्रता मल्ल महाजनपद से भी हो जाता है। यानी इसके प्रभाव कहाँ तक बढ़ गए? तो देखिए, ये काशी वाले एरिया, कोशल वाले एरिया, ये और ये तो पूरा जीत ही चुका था, और ऐसे कर करके ऐसे यहाँ पर इसका प्रभाव यहाँ तक देखने गया था। किसका देखा गया था? तो मगध महाजनपद का क्या हो गया? वर्चस्व हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बीच अवंती महाजनपद था, वो एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था, जिस कारण से अवंती को नहीं जीत पाया, यानी इस पर आक्रमण ही नहीं किया था। लेकिन अवंती के राजा थे उस समय चंद्रप्रदोत को एक पीलिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। पीलिया नामक रोग होता है, जिस कारण से चंद्रप्रदोत काफी प्रभावित थे और वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण से चंद्रप्रदोत ने मगध के राजा बिंबिसार से यह अनुरोध किया था कि आपके पास जो जीवक नामक राजवैद्य है, उसे हमें इलाज के लिए मेरे पास भेज दीजिए। जिस कारण से मगध के राजा बिंबिसार ने चंद्रप्रदोत के पास जीवक नामक राजवैद्य को भेजा था, और जीवक नामक राजवैद्य चंद्रप्रदोत की पीलिया नामक, यानी पीलिया को कहा जाता है पांडु रोग भी कहा जाता है, पीलिया नामक रोग से छुटकारा मिलती है, जिस कारण से चंद्रप्रदोत और बिंबिसार में मित्रता होती है, और इसकी अधीनता चंद्रप्रदोत मगध की अधीनता स्वीकार कर लेता है। यानी अब मगध का विस्तार ये एमपी वाले क्षेत्र में भी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। और बिंबिसार क्या करता है? बिंबिसार के पुत्र, एक मिनट, बिंबिसार के कुछ अन्य काम देख लेते हैं हम। बिंबिसार के कुछ अन्य काम, बिंबिसार के कुछ अन्य काम देखिएगा। तो बिंबिसार सर्वप्रथम क्या किया था? बिंबिसार सर्वप्रथम मगध में अस्थाई सेना रखना स्टार्ट किया था। बिंबिसार सर्वप्रथम अस्थाई सेना स्टार्ट किया था रखना, लेकिन उससे पहले जितने भी मगध पे राजा हुए, वे अस्थाई सेना नहीं रखा करते थे। वो युद्ध के समय जितने सेना की जरूरत पड़ती थी, उतने सेना को अपने पास नियुक्त करता था, और युद्ध समाप्ति के बाद उसे छोड़ दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अस्थाई सेना का जो नेतृत्व करने वाला था, उसको सर्वनायक महापात्र कहा जाता था। इसका जो नेतृत्व करता था, सर्वनायक महापात्र कहा जाता था, और व्यवहारिक महापात्र कहा जाता था न्यायाधीश को। इसके समय न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक महापात्र कहा जाता था। किसको? तो न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक महापात्र, ठीक है। और ये एक और काम किए थे बौद्ध भिक्षु के लिए। बौद्ध
भिक्षु के लिए नदी तर्पण यानी नदी पार करने का जो टैक्स लिया जाता था, नदी पार कर, उसको किसने समाप्त कर दिया था? तो बिंबिसार समाप्त कर दिया था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नदी पार कर को समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद बिंबिसार का एक और कार्य था, विनय पिटक के अनुसार, विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार ने वेणुवन नामक, वेणुवन नामक जो उद्यान था, ये बौद्ध भिक्षुओं को यानी गौतम बुद्ध को दान में दे दिया था यहाँ रहने के लिए। तो विनय पिटक जो कि बौद्ध ग्रंथ है, याद रखेंगे, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार वेणुवन नामक उद्यान बिंबिसार ने किसको दे दिया था? तो गौतम बुद्ध को दान स्वरूप दे दिया था। ठीक है, तो बिंबिसार के बारे में हमें इतना बात को ध्यान में रखना है। और उसके बाद राजा कौन बनता है? तो बिंबिसार का बेटा यानी अजातशत्रु। वो कैसे राजा बनता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। दूसरा राजा बनता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु राजा बनता है। इनकी माता का नाम था महाकोशला और इनकी पत्नी का नाम था वजीरा, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। और प्रसेनजीत बिंबिसार का मामा हुआ, यानी एक तरह से कहा जाए जो बहन भाई में शादी यहाँ देखने को मिलता है। बात यह था कि हर्यक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार था, उसका पुत्र अजातशत्रु अपने मामा के यहाँ अक्सर जाया या रहा करता था, जिस कारण से उसको प्यार हो जाता है किससे? तो वजीरा से प्यार हो जाता है, जो कि इस प्यार के खिलाफ प्रसेनजीत और बिंबिसार दोनों होते हैं। ठीक है, जिस कारण से बिंबिसार आगे चल करके किसका वध करता है? तो बिंबिसार का वध करता है कौन? अजातशत्रु। और अजातशत्रु यहाँ का राजा बनता है तो मगध का, जिस कारण प्रसेनजीत अजातशत्रु से खफा होकर के और काशी वाले क्षेत्र जो दहेज स्वरूप बिंबिसार को मिला था, काशी वाले क्षेत्र, उसे छीन लिया जाता है, जिस कारण से अजातशत्रु और अजातशत्रु और प्रसेनजीत के मध्य युद्ध होता है। समझे, इस युद्ध में दो युद्ध लड़ा जाता है। प्रथम युद्ध में प्रसेनजीत की जीत होती है और दूसरे युद्ध में अजातशत्रु की जीत होती है। ठीक है ना? लेकिन द्वितीय युद्ध में जब अजातशत्रु जीत जाते हैं, ठीक है, तो यही किससे शादी करता है? तो वजीरा से शादी करता है और पुनः इसे काशी वाले क्षेत्र दान स्वरूप दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो आने वाले अगले वीडियो में हम अजातशत्रु के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।